जय हिंद फ्रेंड्स। इंडियन पॉलिटी की सीरीज में कल हमने ये देखा कि संघ की और राज्य की कार्यपालिका का कंपैरेटिव स्टडी हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने ये पढ़ा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल एक साथ पढ़ा, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक साथ पढ़ा। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो प्रथम विधि अधिकारी होता है, चाहे वो केंद्र का हो चाहे राज्य का, मतलब भारत का महान्यायवादी और राज्य का महाधिवक्ता, ये हमने पढ़ करके कंप्लीट किया। साथ में हमने ये भी देखा कि मंत्रिमंडलीय समितियां, जो मंत्रिपरिषद होती है राज्य और केंद्र की, वो भी हमने कंपैरेटिव स्टडी करके देख लिया। हमारा संघ का एक पोर्शन कार्यपालिका वो जो है समाप्त हुआ। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जुडिशरी, न्यायपालिका। वैसे ही कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, एक तरफ केंद्र की एक तरफ राज्य की, ताकि आपका टॉपिक एक साथ तैयार हो और कन्फ्यूजन कम से कम रहे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यायपालिका, जुडिशरी। एक तरफ बना लीजिए केंद्र की, मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ये केंद्र की न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट। और उच्च न्यायालय ये राज्य का, इसको बोलते हैं हाई कोर्ट। ठीक, उच्चतम न्यायालय भारत में एक ही है और वो कहाँ है? दिल्ली में। उच्च न्यायालय टोटल हैं भारत में 25। ये आपसे पूछा जाता है कितने हैं, तो इनकी संख्या याद रखिएगा 25। जो पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान, अंडमान एंड निकोबार का की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, वो किसके अंडर में आती है? कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर में। जो लक्षद्वीप है वो किसके अंडर में आता है? केरल हाई कोर्ट के अंडर में। ये जरा पूछा जाता है तो ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, संवैधानिक प्रावधान, ये दो की दोनों संवैधानिक बॉडी हैं, तो संविधान में इनका जिक्र कहाँ है? भाग 5, आर्टिकल 124। 124 से 147 तक। ठीक, और ये कौन से उसमें है? आर्टिकल, ये भाग 6 में है, 214 से 231। ठीक, बात समझ में आ गई? अच्छा, भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब क्या हुआ कि केंद्र और राज्य के मामलों की सुनवाई एक ही न्यायपालिका को करेगी। ऐसा नहीं है कि केंद्र के मामले अलग चलेंगे और राज्य के अलग, जैसे कि अमेरिका में है। अमेरिका में क्या है, जो राज्य के हाई कोर्ट हैं वो राज्य सूची के विषय पर ही क्या करेंगे? कानून वो करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट किस पर मामले पर करेगा? संघीय मामले पर। लेकिन वहां पर सारी पावर किसके पास है? राज्यों के पास। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? राज्यों के पास। तो वहां पर जो भी संविधान में लिखा गया है वो केंद्र के लिए लिखा गया है कि आप ये काम करेंगे, बाकी जो भी नहीं लिखा वो कौन करेगा? राज्य। तो वही चीज राज्य की न्यायपालिका के बारे में भी वही चीज सत्य है। ठीक, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। राज्य और संघ दोनों के कानूनों की सुनवाई एक ही न्यायपालिका करेगी। ठीक है, तो एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था संविधान में, और ये किस अधिनियम के द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ये किया गया है। अगर आपको याद हो तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1973 में। उस समय एक कोर्ट बना था कोलकाता में, जिसके न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे, और दो उनके वहाँ पर जजेस थे। ठीक, साथ में, मतलब 1+2।
ये तो हुआ क्या, वर्तमान में क्या चीजें हैं उसके बारे में। अब हमें ये देखना है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश कितने हैं। तो 2019 से न्यायाधीशों की संख्या, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या, वो 1+33 रखी गई है। 1+33 का मतलब 1 है चीफ जस्टिस एंड 33 बाकी जजेस, मतलब टोटल कितने हैं संख्या 34। और अभी कार्यरत कितने हैं, ये डाटा लिख लीजिएगा। अभी कार्यरत कितने हैं 33, 1+32, एक वैकेंट है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। अच्छा, राज्यों की जनसंख्या अलग है। जब राज्यों की जनसंख्या अलग है तो हर राज्य के कोर्ट में अलग अलग क्या है, जजेस की संख्या है। तो यहाँ पर फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर जजेस की संख्या फिक्स नहीं है, ये भी लिख लीजिए, निर्धारित नहीं है। ये जजेस की संख्या निर्धारित कौन करता है यहाँ पर, संसद। और यहां पर कौन करता है, राष्ट्रपति। राज्यपाल मत कर दीजिएगा, क्या, राष्ट्रपति। ये तो हुई कंपैरेटिव स्टडी की कहानी, अभी ये चलती रहेगी। ठीक, हाँ, नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा। यहां पर भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल यहां पर नहीं आएगा, कौन आएगा, राष्ट्रपति। ठीक, अच्छा, जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो क्या करेंगे, उनका अगर अपॉइंटमेंट करना होगा तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, बाकी जजेस से भी क्या करेंगे, सलाह लेंगे। और उसके लिए क्या है, कोलेजियम सिस्टम है। जनरली क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस को वो करने के लिए, अपॉइंट करने के लिए कोलेजियम सिस्टम रखा गया है। और यही चीज, ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर न्यायपालिका में ऐसा सिस्टम है कि न्यायाधीश ही न्यायाधीश को नियुक्त कर रहा है। ऐसा कहीं नहीं होता, ये शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के जस्ट अपोजिट है। ठीक, मतलब अपने मामले में हम ही जज हैं और हम ही वकील। ठीक, इसका बहुत क्रिटिसिज्म होता है, बार बार ये चीजें हो रही हैं संविधान, भारत सरकार और न्यायपालिका में, मतलब विधायिका और न्यायपालिका में कई बार टकराहट की स्थिति भी देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी ये सिस्टम चल रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सीजीआई का अपॉइंटमेंट जनरली सीनियर मोस्ट जज को ही सीजीआई बनाया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन बाकी जजेस का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, कोलेजियम व्यवस्था। यही सेम चीज यहां पर भी कोलेजियम है, लेकिन वहां के कोलेजियम और यहां के कोलेजियम में क्या अंतर है कि यहां पर कोलेजियम सुप्रीम कोर्ट का है और यहां पर कोलेजियम किसका है, हाई कोर्ट का। ठीक, तो सीजीआई के उसमें मामले में क्या रखा गया है कि सीनियर मोस्ट जज को ही सीजीआई बनाते हैं, जनरली ये देखा गया है। लेकिन दो मामले में इस सीनियरिटी का उल्लंघन किया गया। कौन से दो मामले, एक तो 1971 में एन रे को बिना सीनियरिटी के बना दिया गया, मतलब ये कुछ दिन बाद बनते, इनसे भी सीनियर लोग थे लेकिन सबको बाईपास करके एन रे को बनाया गया। ये 1971 में किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार। ठीक, और 1977 में कोई बेग हैं, उनका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, इनका नाम जरा ध्यान में, एन बेग या कुछ है नाम, आयातुल्ला बेग कुछ, मतलब बेग है लास्ट में, टाइटल मुझे ध्यान है, तो ध्यान में रखिएगा। ये 2 साल में क्या किया गया, सीनियरिटी का उल्लंघन किया गया, वरिष्ठता का उल्लंघन किया गया। अपने मर्जी से राष्ट्रपति और सरकार ने क्या किया, सरकार का ही राष्ट्रपति होता है, तो वो जो है क्या किया गया, अपनी मर्जी से सीनियरिटी को इग्नोर किया गया। अदरवाइज क्या है, जो सीनियर मोस्ट जज हैं वही सीजीआई बनते हैं और राष्ट्रपति उनको बनाते हैं। बाकी जजेस के अपॉइंटमेंट में जो सीजीआई नहीं है, बाकी जो 33 जज हैं, 32 जज हैं अभी जो कार्यरत हैं, उनका कौन अपॉइंटमेंट करेगा, कोलेजियम। कोलेजियम
सिफारिश भेजेगा राष्ट्रपति के पास। ठीक। अब इस कोलेजियम में अलग अलग व्यवस्था हुई। कौन कौन सी व्यवस्था हुई वो देख लेते हैं। फर्स्ट जज केस आया, इसको बोलते हैं प्रथम न्यायाधीश केस, फर्स्ट जजेस केस। ये आया 1982 में। इसमें क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट, नियुक्ति, राष्ट्रपति, सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह से, सॉरी, परामर्श से करेगा। परामर्श और सलाह एक ही है, लेकिन परामर्श वर्ड लिखा है इस वजह से लिखा। अब इसी परामर्श वाले मुद्दे पर गतिरोध हो गया। परामर्श में दो चीजें कही गई। परामर्श का मतलब यह हुआ, एक तो सहमति या विचारों का आदान प्रदान, मतलब डिस्कशन। तो फर्स्ट जज केस में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति सीजेआई की परामर्श से करेगा, लेकिन उस परामर्श वर्ड का इस्तेमाल मतलब अर्थ क्या निकाला गया, विचारों का आदान प्रदान करने से है, सहमति लेने से नहीं है। मतलब सीजेआई जिस चीज की सहमति देंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्या किया जाए, उनकी सहमति मानी जाए। ठीक। तो फर्स्ट जजेस केस में परामर्श का अर्थ ये निकाला गया। फिर इशू हुए, टकराहट हुई। फिर क्या हुआ, फिर आया सेकंड जजेस केस। ये कब आया, 1993 में, इससे 11 साल बाद। और इसमें क्या कहा गया कि सीजेआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज, इनकी सहमति लेनी है। मतलब परामर्श का अर्थ क्या निकाला गया, सहमति से। मतलब वो राजी होने चाहिए। अगर वो राजी नहीं है तो उस व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जाएगा अपॉइंटमेंट के लिए। ये सब कोलेजियम ही है। पहले ही कोलेजियम में ये थे, अब 2 सीनियर मोस्ट जज और आ गए, और उसमें क्या है, इनकी सहमति होनी चाहिए। और तीसरी बात, फिर आया थर्ड जजेस केस 1998 में। इसमें क्या लिया गया, सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज, और इसमें भी क्या कहा गया, सहमति। मतलब अभी तक हमारा यही सिस्टम है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी, जब भी सरकार स्ट्रांग रहेगी वो हमेशा काउंटर करने की कोशिश करेगी। इंदिरा गांधी जी स्ट्रांग थी तो न्यायपालिका और सरकार में मतभेद चले, और मोदी जी अगर पूर्ण बहुमत में आए तो ये इन्होंने भी क्या किया, न्यायपालिका से टकराहट शुरू हो गई। 2014 में एक विधेयक आया जिसको बोलते हैं एनजेसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। एक कमेटी बनाने की बात की गई, उसमें कई सारे सदस्य थे, लोकसभा के विपक्ष के नेता और अध्यक्ष, सीजेआई भी थे, सरकार से भी 2 प्रतिनिधि थे। तो ये सब एक कमेटी जजेस के अपॉइंटमेंट करेगी। इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, फोर्थ जजेस केस 2015 में इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। कहा कि ऐसा नहीं होगा, ये संविधान के खिलाफ है। जबकि खिलाफ विलाफ कुछ नहीं है, लेकिन अब क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के चश्मे से संविधान की व्याख्या अगर होती है तो वो अपने हिसाब से ही करते हैं। ठीक। तो अपने मामले में क्या कह रहे हैं कि असंवैधानिक है। तो अभी तक कौन सी प्रक्रिया चालू है, वर्किंग में है, यही वाली। सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस से कोलेजियम सिस्टम बनेगा। वो जजेस की एक नाम देंगे, लिस्ट देंगे, और वो कहाँ जाएगी, राष्ट्रपति के पास। अगर एक राष्ट्रपति इस लिस्ट को वापस भी भेज सकता है पुनर्विचार के लिए, लेकिन अगर वही नाम दोबारा भेज दिया इन्होंने तो राष्ट्रपति बाध्य है, फिर राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता कि हम इसको नहीं बनाएंगे। कहानी समझ में आ गई। ठीक वैसे ही जैसे विधेयक संसद में हुआ है कि अगर एक ही संविधान संशोधन विधेयक में तो कोई वो है नहीं, मतलब राष्ट्रपति को कोई वीटो है नहीं, लेकिन अगर एक विधेयक पास होकर के गया जो कि संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, और
राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया। फिर अगर संसद ने वही विधेयक बिना किसी चेंज के पारित करके दोबारा भेजा तो राष्ट्रपति को उसमें अनुमति देनी ही है, कन्फर्म है। ठीक वैसे ही यहाँ पर उनके पास, राष्ट्रपति के पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक वैसे ही यहाँ पर है कि अगर कोलिजियम ने एक नाम प्रस्तावित करके भेज दिया और सरकार उससे असहमत है, जैसे अभी साल 2 साल में सुने होंगे कि एक दिल्ली हाई कोर्ट के वकील थे, उन्होंने क्या किया, उनको जज बनाने की कोशिश की गई। कोशिश का मतलब रिकमेंडेशन दी गई, किसके द्वारा, कोलेजियम के द्वारा। और वो कहाँ, उनके रिलेशन किसके साथ हैं, वो दरअसल समलैंगिक हैं, तो उन्होंने उनके रिलेशन किसके साथ हैं, स्वीडन या स्विट्जरलैंड में किसी नागरिक के साथ। तो सरकार ने क्या कहा कि ये जो है, इससे क्या है, देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। तो कोलेजियम ने नहीं माना, उसने वापस जो है वही भेजा कि वो उनकी पर्सनल लाइफ है, उनकी पर्सनल चॉइस है, उसको आप प्रोफेशनल लाइफ से कंपेयर मत कीजिए। और फिर सरकार को क्या करना पड़ा, इस कोलेजियम प्रणाली के तहत झुकना पड़ा, और फिर उन्होंने क्या किया, उनको जज बनाया। कहानी समझ में आ गई। तो अभी यही सिस्टम है। यहां वाले कोलेजियम में क्या है, यहां वाले कोलेजियम में सुप्रीम कोर्ट मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज, कहां के, सुप्रीम कोर्ट के, प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज, कहां के, हाई कोर्ट के। इस तरह से इनका क्या बनता है, कोलेजियम। कहां का, हाई कोर्ट का। ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, अब बात कर लेते हैं इनके वेतन की। जब हम वेतन की बात करेंगे तो हमें 2 चीजें ध्यान में रखना है। वो क्या ध्यान में रखना है, वेतन के मामले में क्या ध्यान में रखना है कि एक चीज यहां पर जरा एक इंप्रूवमेंट कर लीजिए। सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के। ये अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के लिए जो कोलेजियम बनेगा उसमें कौन होगा, सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के। ये अपॉइंट करेंगे किसको, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को। उसके बाद बाकी जजेस को जो हाई कोर्ट के हैं उनको, बाकी जजेस के नियुक्ति में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की परामर्श आवश्यक है। फिर हाई कोर्ट के जज की, चीफ जस्टिस की भी परामर्श लेकर के बाकी को रिक्रूट किया जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस के मामले में यह है, ठीक है। कहानी समझ में आ गई। तो जब हम बाकी जजेस का रिक्रूटमेंट करेंगे तो उसमें इन 3 के साथ ये भी मेंबर बन जाएंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है। जिस भी हाई कोर्ट की में जजेस का अपॉइंटमेंट की बात होगी वो। तो ये हो गया क्या, नियुक्ति कैसे होती है। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी, अर्हता। एलिजिबिलिटी, कल मैंने आपको क्या बताया था कि भारत का न्याय महान्यायवादी होने के लिए, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और राज्य के महाधिवक्ता होने के लिए हाई कोर्ट के जज की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए।
ठीक है, उसी को हमने पॉइंट पॉइंट करके देखा था। अब यहां पर देख लेते हैं, इधर चल रहा सुप्रीम कोर्ट, इधर चल रहा हाई कोर्ट। एलिजिबिलिटी में देख लेते हैं। पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक, यहां पर भी वही है। ठीक। सेकंड, मिनिमम 5 साल हाई कोर्ट का जज रहे हों, या मिनिमम 10 ईयर्स, 10 वर्ष तक क्या किए हों, हाई कोर्ट में वकालत, या राष्ट्रपति की नजर में क्या हो, राष्ट्रपति के अनुसार सर्व संविधान के ज्ञाता या उच्च कोटि के न्यायविद। मतलब उनको न्यायिक क्षेत्र में अच्छा ज्ञान हो, कहने का मतलब है, लेकिन राष्ट्रपति संतुष्ट होने चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति को अच्छा ज्ञान है। इनमें से कोई एक क्राइटेरिया, मतलब ये एंड इनके बीच में और है, कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, तब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। सेकंड, यहां पर क्या है, यहां पर सेकंड वाला पॉइंट नहीं है। यहां पर क्या है कि मिनिमम 10 ईयर्स जज रहे हों, कहां पर, लोअर कोर्ट में, जिला न्यायालय हो गया, अधीनस्थ न्यायालय जो भी हैं हाई कोर्ट के नीचे, उनमें मिनिमम 10 ईयर्स का न्यायविद का अनुभव होना चाहिए उनको। या तीसरी क्या कंडीशन है, मतलब या तो ये कंडीशन हो, या तीसरा कंडीशन क्या है कि मिनिमम, ये सेम है, 10 ईयर्स वकालत का अनुभव, कहाँ, हाई कोर्ट में। यहां पर फोर्थ कंडीशन नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। चौथी कंडीशन नहीं है, मतलब राष्ट्रपति की नज़र में अगर वो संविधानविद हैं तो वो हाई कोर्ट के जज नहीं बन सकते, सुप्रीम कोर्ट के बन सकते हैं। कहानी समझ में आ गई? ठीक। दूसरी बात, वेतन। सीजेआई को 1 लाख, बाकी को 90,000, 90,000 पर मंथ। यहां पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, उनका वेतन इसके वेतन के वहां के जज के वेतन के अनुसार होगा, 90,000। और बाकी को, बाकी जजेस को 80,000। ठीक। कार्यकाल, दोनों के केस में देखना है, कोई निश्चित नहीं। वही यहां पर भी है, कोई निश्चित नहीं है। यहां पर कब तक कर सकते हैं, मैक्सिमम 65 वर्ष की एज, 65 वर्ष इनका रिटायरमेंट का एज है। बाकी सरकारी कर्मचारियों का कितना है, 60 साल। शिक्षकों का और डॉक्टर्स का कितना है, 62 साल। लेकिन इनका क्या है, 65 साल। यहां पर कितने साल है, 62 ईयर्स, 62 साल। मिनिमम कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, 5 साल, 6 साल, 10 साल, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। एज यहां पर रिटायरमेंट की दे दी गई है, 65 साल तक, और ये 62 साल तक। ठीक है, क्लियर है चीजें? ठीक। अब हमें ये देखना है कि कार्यकाल हो गया, वेतन हो गया, अपॉइंटमेंट हो गई।
अब इनको हटाना कैसे है। ये जो एज वाला फैक्टर है, ये एज वाला फैक्टर संसद विधि द्वारा बना करके चेंज भी कर सकती है, लेकिन वो विधि कौन बनाएगा, संसद। ठीक। दूसरी बात ये है, एक चीज यहीं पर और देख लीजिए, इनका जो वेतन यहां पर सुप्रीम कोर्ट में, इनका वेतन और पेंशन क्या कहते हैं उसे, भारत की संचित निधि पर। संचित निधि क्या होती है, ये आपको जब संसद पढ़ाएंगे तो बताएंगे। संचित निधि पर भारित, यहां पर दो वर्ड ध्यान रखिएगा, भारत की संचित निधि पर वेतन भी भारित है, पेंशन भी भारित है। मतलब उनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वेतन भी मिलेगा और पेंशन भी मिलेगी। लेकिन यहां पर वेतन कहां से मिलेगा, चाहे वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या बाकी जजेस हो, उनको वेतन मिलेगा राज्य की संचित निधि से, स्टेट की कंसोलिडेटेड फंड। और पेंशन कहां मिलेगी, पेंशन मिलेगी भारत की संचित निधि। ये जो भी ये क्रिटिकल पॉइंट हैं, इनको यहां पर हाईलाइट कर लीजिएगा। यही सब वहां पर पूछे जाते हैं स्टेटमेंट के रूप में, और वहीं पर आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो कंफ्यूज, इसीलिए कंपैरेटिव स्टडी की जा रही है, ताकि आपको कंफ्यूजन नील बटे सन्नाटा रहे। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए अब इनको देख लेते हैं, हटाने का प्रोविजन। हटाने का प्रोविजन एक ही है, क्या, सिद्ध कदाचार या दुर्व्यवहार। सिद्ध कदाचार या दुर्व्यवहार। इसके बाद इन पर क्या हो जाएगा, इसी वजह से महाभियोग चलाया जाएगा। महाभियोग की प्रक्रिया संविधान में नहीं है। वो कहां है महाभियोग की प्रक्रिया, ये नोट कर लीजिएगा, संविधान में नहीं है। संविधान में नहीं है, कहां है, न्यायाधीश जांच अधिनियम। ये बना है 1968 में, उसमें ये महाभियोग की प्रक्रिया लिखी है। क्या है सिस्टम, जरा वो देख लेते हैं। ये दोनों के उसमें चल रहा है, महाभियोग यहां भी होगा, यहां भी होगा। यहां भी हटाने के लिए संसद रिस्पॉन्सिबल है, और इधर भी हटाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, संसद। राष्ट्रपति नियुक्ति तो करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति पद से तब हटा सकते हैं जब संसद महाभियोग का प्रस्ताव पारित करे। अगर संसद ने महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर दिया तब राष्ट्रपति हटा सकते हैं उनको, अदरवाइज नहीं हटा सकते। तो नियुक्ति राष्ट्रपति के हाथ में है, लेकिन हटाना संसद के हाथ में है। दोनों का, सुप्रीम कोर्ट का भी और हाई कोर्ट का भी। यही है एकीकृत न्यायपालिका। देख रहे हैं सब कुछ किसके अंडर में है, केंद्र के अंडर में। राज्य के न्यायालय भी क्या करेंगे, दोनों मामलों की सुनवाई करेंगे। केंद्र और राज्य सब सूची से संबंधित मामलों की सुनवाई करेंगे ही करेंगे। ठीक, अब देखिए क्या प्रक्रिया है उसमें। प्रक्रिया ये है, जो यहां की प्रक्रिया वही यहां की प्रक्रिया है, अंतर दोनों में नहीं है कुछ भी। तो हम प्रक्रिया एक तरफ लिख रहे हैं। क्या है प्रक्रिया, पहली बात तो महाभियोग लाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में आ सकता है। अगर लोकसभा है तो मिनिमम 100 सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक है। मतलब 100 सदस्य उसके सपोर्ट में होने चाहिए कि हाँ महाभियोग लाना है। और राज्यसभा में अगर है तो मिनिमम 50 सदस्य।
प्रस्तावक के रूप में, प्रस्तावक के रूप में। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में मिनिमम 50 लोग प्रस्तावक होने चाहिए उस कैंडिडेट के, और उपराष्ट्रपति में मिनिमम 20 लोग। ठीक, तो वैसे ही यहां पर है। महाभियोग प्रक्रिया किसी भी सदन में स्टार्ट की जा सकती है। अगर लोकसभा में है तो मिनिमम 100 लोग उसके सपोर्ट में होने चाहिए, और फिर राज्यसभा में है तो 50 लोग। उसके बाद क्या कहा गया, ये प्रस्ताव किसके पास जाएगा, अध्यक्ष। अगर लोकसभा में है तो अध्यक्ष, और अगर राज्यसभा में है तो किसके पास जाएगा, सभापति के पास। सभापति और अध्यक्ष अगर उसको स्वीकार करते हैं, तीसरा स्टेप, यदि प्रस्ताव स्वीकार, तो जांच समिति का गठन। क्या किया जाएगा, जांच समिति का गठन। और जब जांच समिति का गठन किया जाएगा तो उसमें कौन कौन शामिल होगा जांच समिति में। जांच समिति में शामिल जो होंगे, पहली बात तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जांच समिति में कौन कौन लोग होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, किसी भी हाई कोर्ट का ये हो सकता है चीफ जस्टिस, और तीसरा प्रख्यात कोई फेमस न्यायविद, कोई फेमस जज हो सकते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छा वकील हो। ठीक, बहुत अच्छा, जिसको ज्ञान हो किसका, संविधान का और कानून का। ठीक, तो वो क्या हो सकता है, इस जांच समिति में मतलब जांच समिति का अंग हो सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, यदि जांच समिति आरोप सही पाती है तो महाभियोग प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा, जिस भी सदन की बात चल रही है, और अगर पास हो गया तो न्यायाधीश को हटा दिया जाएगा। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग नहीं आया है। हाई कोर्ट के खिलाफ, हाई कोर्ट में एक जज थे वी रामास्वामी, 1991 के आसपास। इनके खिलाफ लाया तो गया लेकिन पारित नहीं हो सका, क्योंकि सरकार गठबंधन की थी, तो एक सरकार ने क्या कर लिया, अपना कदम पीछे खींच लिया, गठबंधन से हट गई। तो इनके खिलाफ इन्होंने महाभियोग लाने के पहले ही क्या कर लिया था, रिजाइन दे दिया था। तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा। जब रिजाइन दे दिया तो महाभियोग लाया नहीं गया, सीधी सी बात यह है। ठीक, वी रामास्वामी। ठीक है, ये हाई कोर्ट के जज थे। कहानी समझ में आ गई। नहीं, वी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के थे, हाई कोर्ट में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। ठीक, तो ये हो गया क्या, हटाने की बात। अब तीन चीजें यहां पर आपको और ध्यान में रखना है। तीन चीजें कौन ध्यान में रखना है,
अगर स्थानांतरण की बात हो तो स्थानांतरण सुप्रीम कोर्ट में तो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से स्थानांतरित होकर के वो कहीं नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में ही रहेंगे। हाई कोर्ट में स्थानांतरण लागू होता है कि एक हाई कोर्ट में है, दूसरे राज्य के हाई कोर्ट में इनको भेज दिया जाए। तो यहां पर क्या होता है, सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के, प्लस 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, एक वहां के चीफ जस्टिस जहां से ट्रांसफर किया जा रहा है और एक वहां के चीफ जस्टिस जहां ट्रांसफर किया जा रहा है, जहां से जा रहे हैं और जहां पहुंच रहे हैं। ठीक, तो ये जो है ये कोलेजियम ही ट्रांसफर करेगा हाई कोर्ट का। ठीक, अब एक चीज और यहां पर दो होते हैं, एक कार्यकारी जजेस। कार्यकारी का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे कोई जज जो है काम करने में उपयुक्त ना हो, या छुट्टी पर गए हो, या तबीयत खराब हो, ऐसा कुछ हो, तो क्या करते हैं, जो सीजेआई हैं वो क्या करते हैं, हाई कोर्ट के किसी चीफ जस्टिस या जस्टिस को बुला लेते हैं, जनरली चीफ जस्टिस को ही बुलाते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रूप में काम कीजिए। लेकिन ये कब होता है, राष्ट्रपति की परमिशन के बाद, और जिस व्यक्ति को ला रहे हैं उसकी परमिशन, तो राष्ट्रपति की अनुमति से। अगर चीफ जस्टिस के पद पर ला रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ही किसी न्यायाधीश को कहेंगे क्या कि आप आइए और फिर जो है चीफ जस्टिस की तरह काम कीजिए। लेकिन वो तभी हो सकता है जिस पद पर व्यक्ति जा रहा है उस पद पर जो व्यक्ति है वो कार्य करने में सक्षम ना हो, मेंटली डिस्टर्ब हो गया हो, उसकी तबीयत खराब हो, वो अपने पद का निर्वहन करने योग्य ना हो, तभी ये काम किया जा सकता है। लेकिन किसकी परमिशन से, राष्ट्रपति की परमिशन से, और जिस व्यक्ति को ला रहे हैं उस व्यक्ति की परमिशन से। अगर गिनती होगी तो ये इस पद पर जो भी बैठा होगा वो इसी उसमें मतलब उसी कोर्ट में गिना जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इसकी गिनती होगी, अगर हाई कोर्ट में है तो हाई कोर्ट के जजेस में इसकी गिनती होगी। दूसरा एक होता है एडहॉक। एडहॉक का मतलब तदर्थ। ये कब किया जाता है, अच्छा ये हमेशा वहां पर किया जाएगा जब कार्य का बोझ ज्यादा हो और कोई जो है छुट्टी पर चला गया हो या बीमार हो या काम करने में सक्षम ना हो। ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, एडहॉक वाले में परमानेंट पोस्ट नहीं होती, टेम्परेरी होता है। ये हमेशा क्या होता, टेम्परेरी, मतलब वापस से इनको अपने मूल स्थान में भेजा जा सकता है जहां से आए हैं। और तीसरी बात एक और होता है सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त रिटायर्ड जज। कभी कभार मामले इतने ज्यादा हो जाते हैं, अच्छा यहां पर भी क्या है, राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए और संबंधित व्यक्ति की भी परमिशन चाहिए यहां पर भी। यही चीज दोनों जगह लागू हो रही, जो भी लाइन के बीच में लिखा जा रहा वो मतलब दोनों में कॉमन है। ठीक, सेवानिवृत्त जज में क्या है कि कोई रिटायर्ड जज है, उसके बाद क्या किया जा रहा है, मामले का बोझ इतना बढ़ गया है, कार्य का बोझ इतना बढ़ गया है कि उनको क्या किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है कि आप काम कीजिए। अब यहां पर क्या है कि इनको कभी भी उसमें जजेस की संख्या में नहीं गिना जाएगा, पहली बात।
दूसरी बात, इनका जो निर्धारण करेगा वेतन भत्ते, वो सामान्य उनकी तरह नहीं मिलेंगे, न्यायाधीशों की तरह। इनका वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। बाकी के केस में कौन निर्धारित किया था? संसद ने। ठीक। और दूसरा, जजेस में काउंटिंग नहीं होगी, मतलब ये गिने नहीं जाएंगे। अगर वैकेंट कहा जाएगा कितनी सीट खाली हैं, तो इनकी सीट भी खाली गिनी जाएगी। बस ये टेम्परेरी रूप से काम करते रहेंगे। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? एक चीज आपको ये बताना भूल गए थे, लेकिन यहीं पर नोट कर लीजिए, अभी आया। अच्छा, ये जो महाभियोग है वो क्या है? कंडीशन है इसमें। ये जो महाभियोग का प्रस्ताव है, ये विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत से दोनों सदनों द्वारा अलग 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 पारित। विशेष बहुमत का क्या मतलब है? कि कुल सदन का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, इनमें से जो ज्यादा होगा वही विशेष बहुमत में गिना जाएगा। ठीक, तो बीच में एंड लगा है और नहीं लगा। ठीक है, एंड का मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक चीज और इसमें और ध्यान में रखना है, वो क्या ध्यान में रखना है? कि महाभियोग का प्रस्ताव सदन के एक ही सत्र में पारित होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? एक ही सत्र में पारित होना चाहिए। ठीक। और तीसरी बात यहीं पर नोट कर लीजिए कि लोकसभा के विघटन से महाभियोग प्रस्ताव समाप्त नहीं होगा। जैसे महाभियोग लाया गया और क्या हो गया? लोकसभा विघटित हो गई, तो जो नई लोकसभा बनेगी वो राज्यसभा तब तक पारित कर देगी महाभियोग, फिर तब तक लोकसभा में, नई लोकसभा में वही प्रस्ताव रखा जाएगा। मतलब अगर लोकसभा विघटित हो गई तो महाभियोग प्रस्ताव समाप्त नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ये कंडीशन है महाभियोग में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कहां पर? बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ। एक चीज आपको और बता दूं। क्या? ये जो कार्यकारी और एडहॉक, इनमें एज की रिस्ट्रिक्शंस हैं। एज की रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? कि कार्यकारी वाले में अगर वो सुप्रीम कोर्ट में है तो कितने मैक्सिमम साल तक काम कर सकते हैं? 65 वर्ष तक उनकी आयु हो सकती है। उसके बाद अगर ज्यादा आयु के हैं, 65 से ज्यादा के हैं, तो कार्यकारी नहीं बन सकते, एडहॉक भी नहीं बन सकते। लेकिन ये क्या है? ये तो रिटायरमेंट के बाद ही आए हैं, तो इनमें कोई एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष है, यहाँ पर 62 वर्ष, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष, यहाँ पर 62 वर्ष। चलिए, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ। संवैधानिक पीठ दो तरीके की होगी। एक तो
संविधान की व्याख्या के लिए ये मिनिमम 5 जजेस की होगी, मिनिमम सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर संविधान की व्याख्या का प्रश्न है। और अन्य मामलों में जहां पर व्याख्या नहीं, कोई भी विधिक मामला है, वहां पर क्या है, मिनिमम 3 जजेस की बेंच बैठेगी। ये जरा रिस्ट्रिक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल है, हाई कोर्ट में ऐसा कोई नहीं है प्रावधान, तो ये जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। दूसरी बात अब देख लेते हैं क्या, कि न्यायालय की स्वतंत्रता की गारंटी संविधान ने किस तरीके से दी है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, न्यायालय की स्वतंत्रता। न्यायालय की स्वतंत्रता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में चीजें चलेंगी। तो कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो ये बताते हैं कि न्यायपालिका बाकी जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव है उनसे क्या है, स्वतंत्र है। तो कौन कौन से प्रावधान हैं, ये प्रावधान दोनों में साथ साथ चलेंगे, मतलब जो यहां लिखा रहेगा वही यहां लिखा रहेगा। ठीक, तो पहला प्रावधान क्या है, नियुक्ति का तरीका। कौन नियुक्ति कर रहा है, कोलेजियम। फाइनल अप्रूवल कौन दे रहा है, राष्ट्रपति। ठीक, दूसरी बात, कार्यकाल की सुरक्षा। मतलब क्या है, 65 वर्ष तक, और केवल एक ही आधार पर हटाया जा सकता है, क्या है, महाभियोग के द्वारा। और महाभियोग किस आधार पर लगाया जाएगा, सिद्ध कदाचार या दुर्व्यवहार। वो टर्म डिफाइंड नहीं है। ठीक, तीसरी बात, निश्चित सेवा शर्तें। निश्चित सेवा शर्तें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पद में रहने के दौरान राष्ट्रपति हुए, राज्यपाल हुए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हुए, इनमें पद में रहने के दौरान ना तो वेतन भत्ते ना सुविधाएं, इनमें कमी नहीं की जा सकती। इनको बढ़ाया तो जा सकता है लेकिन कमी नहीं की जा सकती। तो निश्चित सेवा शर्तें हैं ये। और तो और अगर सेवा शर्तें निश्चित ना हो तो क्या करे, विधायिका इनको ब्लैकमेल करे कि आप हमारे सरकार के खिलाफ अगर डिसीजन देंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। महाभियोग की प्रक्रिया इतनी टफ है कि बताइए, इस 75 साल के स्वतंत्रता के बाद भी केवल एक जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, लाया गया, उसके पहले उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, तो महाभियोग की प्रक्रिया रोक दी गई। ठीक, निश्चित सेवा शर्तें। चौथी बात, संचित निधि से वेतन, वेतन और पेंशन। यहां पर आपको ध्यान में रखना है, यहां पर ये वाला पॉइंट, ये 1 2 3 तो सही है, लेकिन यहां पर क्या है, आपको ध्यान में कर रखना है कि वेतन राज्य की संचित निधि से, और पेंशन किस निधि से, भारत की संचित निधि से। यहां पर किस निधि से, भारत की संचित निधि से, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक। सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज रिटायर होंगे वो क्या करेंगे, रिटायर होने के बाद
वकालत नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब किसी की बहस के लिए, किसी भी पार्टी के लिए वहां पर खड़े नहीं होंगे बहस के लिए। यहां पर जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड होंगे वो किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकते हैं, अलाउ है इनको। ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस को अलाउड है, ध्यान में रखिएगा। 6 पॉइंट, अपनी अवमानना पर दंड देने का अधिकार। अवमानना क्या होती है? जैसे पिताजी ने कहा कि पानी लेकर के आओ, और आपने क्या कहा कि हम खुदे थके हारे आ रहे हैं, हम पानी क्यों लाएं। ये क्या है? अवमानना। कोर्ट ने कहा कि हम ये आदेश देते हैं, ये काम कीजिए, और सरकार बहाने बना रही है या व्यक्ति बहाने बना रहा। सब कोर्ट कह रही कि इस व्यक्ति को पकड़ करके ले आओ, और वो व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है, तो सरकार को क्या करेंगे? दंड देंगे, जो भी अधिकारी उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा या जो भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यही है, अवमानना पर दंड देने का अधिकार, वो इनको भी है, इनको भी है। ठीक। 7th पॉइंट, अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता। स्टाफ का मतलब कर्मचारी, नियुक्त करने की स्वतंत्रता, वही यहां पर भी है। मतलब ये यूपीएससी या एसएससी के भरोसे नहीं है कि हमें स्टाफ आप दीजिए। बात समझ में आ गई? 8th पॉइंट, इनके न्याय क्षेत्र में कमी नहीं की जा सकती। मतलब संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती कि जिससे इनके न्याय क्षेत्र में कमी की जा सके। ठीक वैसे ही यहां पर है, इनको और अधिकार दे सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कमी नहीं कर सकते। ठीक। लास्ट पॉइंट, यहां पर एक चीज यहीं पर क्लियर कर लीजिए, यहीं पर लिख लीजिए। यहां पर लिखिए कि न्यायिक मामलों में कमी नहीं की जा सकती। कमी नहीं की जा सकती, लेकिन अन्य मामलों में कमी की जा सकती है। लेकिन वो क्या होगा? कौन कमी करेगा? संसद, राष्ट्रपति नहीं करेंगे। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि कैसे मुझे ध्यान आया। आपने नाम सुना होगा कैट का, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। पहले उनकी सुनवाई उन मामलों से संबंधित, जो सरकारी सेवाओं से संबंधित अधिकारियों के मामले होते हैं, वो कैट सुनता है। जैसे किसी की पेंशन नहीं मिल रही है, वेतन नहीं मिल रहा, प्रमोशन नहीं मिल रहा टाइम से, तो वो मामले कहाँ जाएंगे? कैट में। तो पहले ये मामले किसके पास थे? हाई कोर्ट में। तो वो संसद ने क्या किया कि ये जो सरकारी सेवाओं से संबंधित मामले थे, वो हाई कोर्ट से उठाकर किसको दे दिया? कैट को दे दिया। तो इस वजह से मुझे ये पॉइंट ध्यान में आया। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि न्यायिक मामलों में कटौती नहीं की जा सकती, लेकिन कैट क्या है? प्रशासनिक मामलों से संबंधित है। वहां पर किसी का आपराधिक मामला नहीं सुना जा रहा है, दीवानी मामला नहीं सुना जा रहा है। ठीक। तो इस वजह से न्यायिक मामलों में कटौती नहीं की जा सकती, लेकिन बाकी मामलों में कटौती की जा सकती है, और एग्जाम्पल कैट। ठीक। 9th पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, कार्यपालिका से पृथक।
कार्यपालिका से पृथक का सिद्धांत कहाँ है? आर्टिकल 50। डीपीएसपी आपने नाम सुना होगा, मूल वो राज्य के नीति निदेशक तत्व, वहां पर क्या किया गया है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किया गया है। वही चीज यहां पर भी है। अब हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है। वो क्या ध्यान में रखनी है? कि ये किसी सरकारी पद को एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है कि रिटायरमेंट के बाद 2 साल, मतलब ऐसा होना चाहिए। तो वो काम, मतलब किसी सरकारी पद या उस पर जो है सरकार के द्वारा किसी ऐसे पद पर नहीं बैठ सकते जो कि लाभ का पद हो। लेकिन हाल फिलहाल में क्या देखा गया, आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हुए और 1-2 महीने के अंदर ही उनको राज्यसभा की सदस्यता दे दी गई, सरकार की तरफ से राज्यसभा में उनको नामित कर दिया गया। ये प्रथा बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। जुडिशरी हमेशा एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव से क्या होनी चाहिए? पृथक। रंजन गोगोई जी का नाम आपने सुना होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, वो राज्यसभा के मेंबर हैं। सरकार ने, राष्ट्रपति ने ही तो उनको नामित किया। और तो और उस कूलिंग ऑफ पीरियड का भी ध्यान नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि कूलिंग ऑफ पीरियड इनके लिए लागू नहीं होता, नहीं है। ऐसा संविधान में कहीं लिखा नहीं है कि इतने टाइम के बाद। बाकी सरकारी अधिकारियों के लिए लिखा है कि अगर कोई इतने ग्रेड पे पर है तो मिनिमम 2 साल बाद वो क्या करेगा, 2 साल बाद कोई काम कर सकता है अपना, सरकारी ठेके लेना वाला कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर या ऐसा कुछ। 2 साल के अंदर वो सरकार के उसमें कोई काम नहीं कर सकता, ताकि उसका क्या हो, प्रभाव खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये इसकी एक क्रिटिसिज्म है, ये ध्यान में रखिएगा। ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है, सिर्फ इनके वकालत पर रोक लगाई गई है बस। बाकी सरकारी पद और सरकार के उसमें कार्य करने में रोक नहीं लगाई, जबकि होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया क्या, दोनों का कंपैरिजन। अब कहाँ चलते हैं? अब चलते हैं क्षेत्राधिकार। एक चीज आपको और बता दूं। क्या बता दूं? संविधान ने सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ निर्धारित किया है? दिल्ली, नई दिल्ली। लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सीजेआई सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट की अन्य बेंचेस दिल्ली से बाहर भी स्थापित कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होना चाहिए। या इसका स्थान ही चेंज कर दें कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से के बजाय कहाँ रहेगा, कलकत्ता में, तो भी तो सीजीआई कर सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति होनी चाहिए, उनकी पूर्व सहमति के बिना ये काम नहीं होगा। ये चीज जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। 1 मिनट, जरा 1 मिनट का ब्रेक लेना है।
चलिए, शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार दोनों का देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट। पहला, मूल क्षेत्राधिकार। मूल का क्या मतलब है कि जो भी मामला आएगा वो डायरेक्ट यहीं आएगा, या इसको अनन्य क्षेत्राधिकार भी बोलते हैं, मतलब ये मामला कहीं और किसी कोर्ट में नहीं जाएगा। वही चीज यहां पर भी है, मूल क्षेत्राधिकार। दूसरा, न्यायादेश क्षेत्राधिकार, या इसी को बोलते हैं यहां पर रिट, WRIT। जो रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, वो यहीं पर इसी के थ्रू, इसी अधिकार के थ्रू जारी करता है, यहां पर भी वही आएगा। तीसरा, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपील हो रही है, मतलब लोअर कोर्ट से केस कहां गया, सुप्रीम कोर्ट में, वही यहां पर भी है, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अभी एक एक करके इनका सबका डिस्कशन भी करेंगे। फोर्थ, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, मतलब सलाह देना। यहां पर तो सलाह है नहीं, यहां पर क्या है, पर्यवेक्षण, मतलब लोअर कोर्ट के मामलों पर नजर रखना, ठीक, उनकी निगरानी करना। तो यहां पर सलाह वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, अभिलेखों का न्यायालय, मतलब जो इनके डिसीजंस हैं वो बाकी कोर्ट में रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे, इनके डिसीजन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, ठीक, वही यहां पर भी है। तो इनके अभिलेख इनके लिए मॉडल के रूप में काम करेंगे, और जो इनके अभिलेख हैं वो कहाँ काम करेंगे, लोअर कोर्ट के मॉडल के रूप में, ठीक है। इनका लोअर कोर्ट में भी कर सकता है मॉडल के रूप में। फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स पॉइंट, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। यहां पर भी है न्यायिक समीक्षा की शक्ति, लेकिन ये न्यायिक समीक्षा किसकी करेंगे, अपने निर्णय की भी और अधीनस्थ न्यायालयों की। पर नियंत्रण के लिए, ठीक। न्यायिक समीक्षा का क्या मतलब है कि कोई ऐसा जो है केस आ गया हो, ये अपने भी डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं कि लोअर कोर्ट के डिसीजन को भी चेंज कर सकते हैं। यह है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। इसके बारे में अलग से एक डिटेल में पढ़ेंगे। ये है इनकी क्या, मेन मेन शक्तियां या क्षेत्राधिकार। अब बारी बारी से देख लेते हैं कि मूल क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा और हाई कोर्ट में क्या होगा। तो फर्स्ट, मूल क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की जो मूल क्षेत्राधिकार है उसमें तीन मामले आ सकते हैं, या तो स्टेट स्टेट के बीच में मामला हो, या सेंटर और स्टेट के बीच में हो, केंद्र और राज्य के बीच में, या केंद्र और स्टेट प्लस स्टेट प्लस स्टेट, दो या दो से अधिक राज्यों का मामला हो। तो डायरेक्ट कहां आएगा, सुप्रीम कोर्ट में। यहां पर दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है कि यहां पर जो भी लड़ाई हो, इनके बीच में जो भी डिस्प्यूट हो, वो क्या होना चाहिए, विधिक मामला होना चाहिए। राजनीतिक प्रश्न नहीं होना चाहिए।
नहीं होना चाहिए। ये पहली चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज कि कोई भी व्यक्ति वर्सेज सेंटर या स्टेट, ये वाला केस, मतलब एक तरफ राज्य हो या केंद्र हो और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति हो, ये वाला मामला यहां पर नहीं लाया जा सकता। ये कहां जाएगा? हाई कोर्ट में। फिर हाई कोर्ट से कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। ये दो बातें आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। कहानी समझ में आ गई? ठीक। अब देखिए, कुछ चीजें और संसद के द्वारा बताई गई कि कौन से मामले मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते। ये संसद के द्वारा नहीं बताया गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही क्या कहा है, अपने निर्णयों में कहा है। और कुछ पार्ट में संसद ने भी मना कर दिया है कि उस पर ये सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता नहीं है। तो देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से मामले हैं। तो यहां पर लिख लीजिएगा कि निम्न मामले नहीं आते। कौन कौन से मामले मूल क्षेत्राधिकार में नहीं आते? यदि संविधान पूर्व कोई निविदा, समझौता, संविदा से उत्पन्न कोई केस है, तो वो यहां पर मूल क्षेत्राधिकार में नहीं लाया जा सकता। संविधान पूर्व मतलब जब से संविधान लागू हुआ। ठीक। दूसरी बात, अगर कोई ऐसी विधि है, ऐसा करार है, ऐसा समझौता है जिसमें ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें बोलने का अधिकार नहीं है, तो वो भी इसमें नहीं लाया जा सकता। तो यहां पर लिख दीजिए समझौते या करार, एग्रीमेंट जो भी हुआ, से बाहर के विषय जिसमें न्यायालय का प्रयोग वर्जित हो। मतलब उसमें ये लिख दिया गया है कि इस करार में की सुनवाई किसी भी कोर्ट में नहीं हो सकती या सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती, तब भी वो मामले सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। और कौन से विषय हैं और आप जो पढ़े हैं? पहला, अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार में नहीं है। अगर वित्त आयोग के संदर्भ से संबंधित विषय, वित्त आयोग ने कोई सिफारिश की है तो नहीं आ सकते। फिर और क्या हो सकता है? राज्य जिसमें केंद्र द्वारा क्षतिपूर्ति का प्रावधान, मतलब राज्य केंद्र से कंपनसेशन मांग रहा हो और वो केस कहां ले जा रहा हो? सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। ठीक। बात समझ में आ गई? सिक्स पॉइंट, सेंटर स्टेट के बीच खर्चों या पेंशन से संबंधित समझौता, पेंशन से संबंधित विषय, मुकदमा इसमें नहीं जा सकता। सेवेंथ, सेंटर स्टेट के बीच साधारण
वित्त के विभाजन से संबंधित। कोई कर है, वित्त है, उनका अगर विभाजन की बात होगी तब भी उससे संबंधित मामले यहां पर नहीं जा सकता, मतलब वाणिज्यिक प्रकृति वाला। सुप्रीम कोर्ट में मूल अधिकार के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। ये अभी हमने किसको पढ़ा? सुप्रीम कोर्ट को, कि मूल अधिकार में कौन कौन से सब्जेक्ट आ सकते हैं और कौन कौन से नहीं आ सकते। अब हम देख रहे हैं हाई कोर्ट को। ये हुआ मूल क्षेत्राधिकार किसका? सुप्रीम कोर्ट का। अब देखना है हमें हाई कोर्ट का। इसमें मूल क्षेत्राधिकार में कौन कौन सब्जेक्ट आ सकते हैं? अधिकारिता का मामला, अधिकारिता का मामला, तलाक, वसीयत या कंपनी कानून से संबंधित। ये मामले हाई कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में आएंगे। ठीक। दूसरी बात, दूसरा क्या है? संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित विवाद। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कौन सुनवाई करेगा? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर संसद सदस्य हैं और राज्य विधानमंडल उनके निर्वाचन से संबंधित है तो कौन सुनवाई करेगा? हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट की मूल अधिकारिता है, मतलब इससे नीचे ये लोग नहीं जा सकते सुनवाई में। और सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता में ये नहीं है, मतलब ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। ठीक है। तीसरी बात, राजस्व मामले। राजस्व मामले। और चौथी बात, चौथी बात क्या है? संविधान की व्याख्या से संबंधित। कौन से? जो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा लाए गए हों। तो ये इनकी मूल अधिकारिता है। ठीक। राजस्व मामले संविधान की व्याख्या से संबंधित। तो ये हुआ हाई कोर्ट का क्या? मूल अधिकारिता। अब देख लेते हैं सेकंड पॉइंट, अपीलीय, ओ सॉरी, न्यायादेश। या रिट। यहां पर ध्यान में रखिएगा कि मूल अधिकार से संबंधित अगर रिट जारी करना होगा तो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मतलब अगर व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो व्यक्ति नीचे कोर्ट से नहीं मुकदमा लड़ेगा, सीधे कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा। कौन कौन सी रिट जारी करेगा ये मैंने आपको मूल अधिकार में पढ़ाया है। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध,
परमादेश और अधिकार प्रच्छा, को वारंटो। ये जो रिट की पावर है, ये आर्टिकल 32 के तहत मिली है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि अन्य किसी मामले को लेकर के अगर व्यक्ति गया सुप्रीम कोर्ट तो डायरेक्ट नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट को इन मूल अधिकार के अलावा किसी अन्य विषय पर रिट जारी करने की परमिशन नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए, हाई कोर्ट के केस में आर्टिकल 226 में जो क्षेत्र है वो क्या लिखा गया है कि मूल अधिकार के अतिरिक्त अन्य किसी मामले में हाई कोर्ट की रिट जारी करने की पावर है। अगर मूल अधिकार का यहां पर लेकर आए तो हाई कोर्ट की मर्जी है, वो सुन भी सकता है, नहीं भी सुन सकता। लेकिन आप वहां पर लेकर गए तो सुप्रीम कोर्ट अपनी मनमानी नहीं करेगा, उसको सुनना ही पड़ेगा। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहा गया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों की गारंटी देने वाला कहा गया है, जो मूल अधिकार की गारंटी है वहां पर। लेकिन यहां पर अगर मूल अधिकार का आप लेकर गए तो हाई कोर्ट आपको मना भी कर सकता है। हाई कोर्ट के पास मजबूरी नहीं है कि आपको सुनेगा ही, लेकिन वहां पर मजबूरी है। और यही कारण है कि मैंने आपको बताया है, मूल अधिकार जब पढ़ा रहे थे तो उसमें क्या बताया था कि हाई कोर्ट का जो न्यायिक क्षेत्र है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा क्या है, ब्रॉड है, विकसित है। हाई कोर्ट रिट केवल मूल अधिकार पर रिट जारी नहीं करता, मूल अधिकार के अलावा और भी विषय पर रिट जारी कर सकता है। और ये केवल और केवल मूल अधिकार पर ही रिट जारी कर सकता है। अन्य किसी विषय पर अगर रिट जारी करना होगा तो ये जारी नहीं कर सकते। संसद ने ये पावर केवल इनको दी है मूल अधिकार के लिए, अन्य किसी के लिए इनको पावर नहीं दी गई। अगर इनको और पावर चाहिए तो मैंने आपको बताया है कि शक्तियों में कमी नहीं की जा सकती। न्यायिक शक्तियों में न्यायालय के क्षेत्रों में जो क्षेत्राधिकार हैं उनमें कमी नहीं कर सकती संसद। या तो उनको बढ़ा सकती है या किसी और न्यायालय को दे सकती है, लेकिन कमी नहीं कर सकती। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में क्या था कि कमी कर सकती है, लेकिन न्यायिक मामले में नहीं, अन्य किसी मामले में कमी कर सकती है। और एग्जाम्पल क्या था? कैट। तो इनका न्यायिक क्षेत्र ज्यादा विकसित है। क्यों? क्योंकि ये मूल अधिकार और अन्य किसी उस पर भी क्या कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। मूल अधिकार सहित यहां पर लिख लीजिए, रिट जारी कर सकते हैं। वहां पर मामला गया तो उनको रिट, मूल अधिकार के मामले की सुनवाई करना ही करना है। यहां पर इनकी मर्जी है कि सुनवाई करें या ना करें। ठीक है, आर्टिकल दोनों का ध्यान में रखिएगा, 32 एंड 226। ठीक है, तो ये हुआ न्यायाधीश या रिट क्षेत्राधिकार। उसके बाद क्या है? उसके बाद है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार चाहे इधर का हो चाहे इधर का, 3 भागों में विभाजित है। एक तो संवैधानिक, दूसरा दीवानी, और तीसरा आपराधिक। दीवानी मामला वो है कि जैसे पैसे का डिस्प्यूट हुआ, मतलब क्रिमिनल जो ना हो, किसी की जान और माल को खतरा ना हो, जो बिना जो है लड़ाई झगड़ा के है डिस्प्यूट, वो है दीवानी। तो दीवानी मामले में क्या है? अपीली का मतलब क्या है कि यहां पर सुनवाई नीचे वाले कोर्ट से आ रही है। मतलब अधीनस्थ न्यायालय ने कुछ डिसीजन दिया, फिर हाई कोर्ट ने उस पर डिसीजन दिया, और फिर अपील कहां हुई है? सुप्रीम कोर्ट में।
ठीक है, तो संवैधानिक मामले में क्या है कि वहां पर संविधान की व्याख्या का प्रश्न होगा, तो संवैधानिक बेंच बैठेगी वहां पर। मिनिमम कितने जजेस की? 5 जजेस की। बाकी में कितने जजेस की मिनिमम बैठेगी? 3। 3 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक। अच्छा, एक चीज आपको और बता दें, सपोज किसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट की कुछ जो है जजेस की बेंचेज ने क्या किया, मामला दिया। अब अगर उसके डिसीजन को पलटना है तो उससे ज़्यादा जजेस की बेंचेज में वो मामला जाएगा, तभी उस डिसीजन को पलटा जाएगा। ये जो अभी तक आपने पढ़ा है, केशवानंद भारती केस और शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, इनमें क्यों ये मूल अधिकार और डीपीएसपी में विवाद हो रहा था, क्यों सडन चेंज हो रहे थे? अगर आपको एक डिसीजन को पलटना है तो उससे ज़्यादा जजेस की बेंच बैठानी पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा अभी तक किसमें बैठी है? केशवानंद भारती मामले में। कितने जजेस की? 13 जजेस की। उससे पहले किसमें बैठी थी? गोलकनाथ में। कितने? 11 जजेस की। ठीक है, तो ये जरा ध्यान में रखिएगा। दीवानी मामले में भी क्या है, पहले ये था कि 20,000 से ज़्यादा के मामले यहाँ पर जाएंगे, लेकिन उसका भी अब जो है क्या कर दिया गया, रोक दिया गया, उस पर रोक हटा ली गई। तो हाई कोर्ट से जो भी जाएगा वो दीवानी मामले में जाएगा। आपराधिक में आपको ध्यान में रखना है। आपराधिक में क्या ध्यान में रखना है? अगर यदि दोष मुक्त से मृत्युदंड दिया गया हो, जैसे लोअर कोर्ट में उसको दोष मुक्त कर दिया गया, हाई कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट ने क्या कर दे दिया, मृत्युदंड। तो सब वो अपील कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। और दूसरी बात, ये तो हुआ पहली बात। और दूसरी बात, आजीवन कारावास से मृत्युदंड। आजीवन कारावास था, उसको मृत्युदंड दिया गया। इन दोनों मामलों में जो अपील होगी, यहां पर लिख लीजिएगा कि इन दोनों मामलों में अपील अधिकार स्वरूप होगी। अधिकार स्वरूप का क्या मतलब है? कि उनका ये राइट है और ये मामला वहां पर अपने आप चला जाएगा। देखिए, अपील दो तरह की होती है। एक तो ये होता है कि जब मामला लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में जाता है, उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में, तो एक सर्टिफिकेट लगता है हाई कोर्ट का, और उसमें ये सर्टिफिकेट में प्रमाणित किया जाता है कि मामला वहां पर भेजा जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है ये लिखा जाता है। लेकिन इस मामले में सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ये उनका अधिकार है कि अगर ऐसा हो गया है तो आपको जाना ही पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, बिना किसी प्रमाण पत्र के। वो अपने आप चला जाएगा केस, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, इन दो मामलों में। अब क्या हुआ कि संसद ने क्या किया, 1970 में कुछ और शक्तियां बढ़ा करके दी। वो कौन कौन सी शक्तियां बढ़ा करके दी, वो हमें देखना है। तो यहां पर, अच्छा, अधिकार स्वरूप है, ठीक है, मतलब यहां पर लिख लीजिएगा कि हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, अपने आप चला जाएगा। लेकिन यहीं पर लिख लीजिएगा, लेकिन यदि बंदीकरण के बाद दोष मुक्त कर दिया गया, मतलब लोअर कोर्ट ने उसको क्या किया था, जेल की सजा दी थी, और फिर उसने हाई कोर्ट में अपील किया और क्या हो गया, दोष मुक्त, तो अपील नहीं की जाएगी। क्योंकि जब दोष मुक्त हो ही गया तो फिर वहां पर अपील करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक। मतलब एक चीज और यहां पर ध्यान में रखिए,
वो क्या ध्यान में रखना है? 1970 में जो संसद ने किया। क्या 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 बताया? यदि मिनिमम 10 वर्ष की सजा हुई हो, या आजीवन कारावास हुआ हो, तब अपील की जा सकती है। दूसरी बात, दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखना है? हाँ, यदि मिनिमम 10 वर्ष की सजा हुई हो या आजीवन कारावास हुआ हो, यहीं पर एक चीज ऐड कीजिए, ये किसके द्वारा? अधीनस्थ कोर्ट के द्वारा, अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा। और हाई कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया हो, तो अपील की जा सकती है। ये 1970 में संसद ने कह दिया है कि अगर लोअर कोर्ट से उसको 10 मिनिमम 10 वर्ष की सजा हुई हो या आजीवन कारावास हुआ हो, और हाई कोर्ट ने उसको क्या कर दिया हो? दोष मुक्त कर दिया हो, तब क्या किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक। और सेकंड पार्ट क्या है? यदि स्वयं मामला अधीनस्थ न्यायालय से लाया गया हो, मतलब स्वयं कोर्ट ने मंगाया है वो मामला, लाया गया हो, तथा या तो 10 वर्ष की उसको सजा दे दी गई हो, या उम्र कैद की सजा दे दी गई हो, आजीवन कारावास की, तब भी क्या हो जाएगा? अपील होगी। तो किसी भी मामले में अपील होगी अगर 10 वर्ष की सजा हुई हो या आजीवन कारावास हुआ हो। ये चीज जरा ध्यान में रखिएगा। एक चीज यहां पर और ध्यान दीजिए कि विशेष मामलों में भी अपील हो सकती है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, सैन्य मामलों को छोड़ करके, सेना से संबंधित कोई मामला है, सैन्य मामलों को छोड़कर, तो वो यहां पर नहीं आएगा अपील में। ठीक है, उस पर सुनवाई का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। ठीक।
अब चलिए यहां पर, कहां पर, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में आपको दो चीजें पर ध्यान में रखना है। यहां पर संविधान की विवेचना तो होगी नहीं, लेकिन ये क्या है, आ, नहीं, यहां पर भी तीन हो जाएगा, संवैधानिक, दीवानी और आपराधिक। दीवानी मामले तो सिंपल हैं कि फर्स्ट अपील अधीनस्थ न्यायालय में हुई, फर्स्ट केस अधीनस्थ न्यायालय में, फिर सेकंड अपील हाई कोर्ट में हो गई, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाएगा, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपराधिक मामले में क्या है कि यदि सजा 7 वर्ष से ज़्यादा दी गई हो, ठीक है, इसके द्वारा, अधीनस्थ कोर्ट के द्वारा, तब यहां पर आपराधिक मामले में अपील होगी। या क्या दे दिया गया हो, मृत्युदंड। तो मृत्युदंड अगर लोअर कोर्ट से मिलता है तो जब तक उस पर हाई कोर्ट की मुहर नहीं लग जाती तब तक मृत्युदंड नहीं दिया जाता। तो हाई कोर्ट में मृत्युदंड की सुनवाई होना अनिवार्य है, उसके बिना उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। और एक चीज और बताना था, अभी कुछ दिमाग में आया था। हाँ, जो आपको बताना था वो ये था कि संवैधानिक में आपको ये ध्यान में रखना है कि हाई कोर्ट अगर है तो वो संघीय कानूनों को भी, संघीय कानूनों से संबंधित विषयों को भी क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। मतलब कोई संसद ने अधिनियम बनाया और वो केंद्र मतलब संघ सरकार से संबंधित है, राज्य सरकार से नहीं, तो उसको असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार हाई कोर्ट को भी है। ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट खाली राज्य वालों को देखेगा। यही है एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका मतलब ये हुआ, अमेरिका में क्या है कि जो हाई कोर्ट हैं वो केवल राज्य के विषयों से संबंधित कानून देखते हैं, संघ से मतलब उनको नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हाई कोर्ट राज्य और संघ दोनों के कानून को रिव्यू कर सकते हैं और उसको असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा गया है, तो इसको जरा इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका है भारत में। तो ये जो है आपका क्या हो गया, अपीलीय। अब देखना है क्या, सलाहकारी। सलाहकारी में क्या है, आर्टिकल 143, ये आपको पता ही है। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। ये सलाह दो विषयों पर मांग सकता है। कौन से दो विषय हैं, संविधान पूर्व की विधियों से संबंधित। जब से संविधान लागू हुआ उसके पहले का कोई करार हो, कोई एग्रीमेंट हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई जो है उससे संबंधित कानून हो, जैसे 1919 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम में कुछ से रिलेटेड कुछ अगर आया है सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में, राष्ट्रपति ने उनसे सलाह मांगी है, तो ये इसमें आएगा। और दूसरा, किसी विधिक विषय पर। विधिक विषय पर मतलब जैसे कहा जाए कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आ गया, बेरूबाड़ी संघ आ गया, ठीक है, बेरूबाड़ी वाद आ गया, और क्या है, कोई कोयला आवंटन का मामला हुआ, ठीक है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की राय किसके द्वारा ली गई, राष्ट्रपति के द्वारा। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ये दोनों मैटर आते हैं तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य है।
मतलब यहां पर सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति को राय देना ही पड़ेगा, मना नहीं कर सकते वो। अच्छा, राष्ट्रपति को इन्होंने राय दी तो ये भी नहीं कह सकते कि आपको हमारी राय माननी ही माननी है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट को राय देने के लिए बाध्य है, पहली बात। दूसरी बात ये लिख लीजिएगा, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की राय या सुझाव मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति की मर्जी है कि वो माने या ना माने। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य नहीं है, मना भी कर सकता है या उसको होल्ड भी रख सकता है। ठीक, इसके बाद क्या है? इसके बाद ये है नेक्स्ट पॉइंट, बाकी सारी कहानी उसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, न्यायालय की अवमानना। न्यायालय की अवमानना दो तरीके से होती है, एक तो दीवानी या सिविल और दूसरा आपराधिक। दीवानी में क्या है? किसी फैसले, आदेश की अवहेलना करना, मतलब उसको ना मानना। आपराधिक में क्या है? आपराधिक में आपको यह ध्यान में रखना है, न्यायालय की स्थिति को कमतर आंकना या करना, उसको बदनाम करना, ये आपराधिक अवहेलना में आएगा। दूसरा, न्यायिक प्रक्रियाओं में बाधा पहुंचाना, बाधा पहुंचाना। और तीसरी बात, न्याय प्रशासन को किसी भी तरीके से रोकना। किसी भी तरीके से रोकना। ठीक है, तो ये किस में आएगा? न्यायालय की अवमानना में। न्यायालय की अवमानना के लिए मिनिमम 6 वर्ष सजा या 2000 का जुर्माना या दोनों। और सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्ती किसको दी? हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों को भी ये शक्ति है। तो ये लिख लीजिएगा, 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने यह शक्ति विस्तारित की। कहाँ? हाई कोर्ट में और अधीनस्थ न्यायालयों में, लोअर कोर्ट्स में भी। जैसे कोई पत्रकार है, वो किसी न्यायालय के विरुद्ध लिख रहे हैं, मतलब एक तरीके से सही में जो है समीक्षा नहीं कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या है? आपराधिक उसमें आएगा। या उसकी कमतर स्थिति को दिखाना, कम करके दिखाना, ये बहुत कमजोर है। ठीक, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता।
सुप्रीम कोर्ट में जो वकील होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक सीनियर वरिष्ठ अधिवक्ता, दूसरा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, और तीसरा अधिवक्ता। ये वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, केस लड़ सकते हैं, लेकिन बिना एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकते। मतलब अकेले नहीं जा सकते, इनके साथ ये होने चाहिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स। ये क्या करते हैं, ये जो साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं, दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं, मतलब ये बहस करेंगे और उनके साथ में ये जो है उनके असिस्टेंट के तौर पर काम करेंगे, और ये जो है क्या कर सकते हैं, मामला दायर कर सकते हैं। ये वो हैं जो बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं, बार काउंसिल में रजिस्टर्ड। ये देख सकते हैं कार्यवाही, किसी पार्टी के तहत, पार्टी के उसमें जो है पक्ष में जा सकते हैं, लेकिन ना तो बहस कर सकते हैं ना ये दो काम कर सकते हैं। तो सबसे लोअर लेवल इनका है। ये ना तो सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर कर सकते हैं ना कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। ये दोनों काम कर सकते हैं और ये बहस करेंगे, लेकिन इनके पास कंडीशन ये है कि ये बिना इनके अकेले उपस्थित नहीं हो सकते। कहानी समझ में आ गई? ठीक। अब आ जाइए सुप्रीम कोर्ट की तुलना इससे, एक तरफ लिखिए भारत और दूसरा तरफ लिखिए अमेरिका। भारत में सुप्रीम कोर्ट कौन से मामले देखता है? संघीय मामले, संघ सूची से संबंधित या केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र और राज्य सरकार के बीच का। यहां पर संघीय के साथ साथ नौसेना, यहां पर आपको पता होगा कि सैन्य न्यायालय इसके अंतर्गत नहीं आते। सैन्य न्यायालय के मामले के विरुद्ध यहां पर अपील भी नहीं की जा सकती सुप्रीम कोर्ट में। संघीय, नौसेना और राजनयिक या राजदूत, उनसे संबंधित मामले यूएसए के उसमें आते हैं। ये क्या कर सकते हैं, इनके पास सलाहकारी शक्ति है। आर्टिकल 143 के तहत इनके पास सलाहकारी शक्ति नहीं है। इनके पास अपीलीय शक्ति है। लोअर कोर्ट से मामला वहां पर जा रहा है, इनके पास नहीं है। इनके पास सीमित जुडिशियल रिव्यू है, इनके पास असीमित जुडिशियल रिव्यू है। क्यों है सीमित? क्योंकि ये किसके तहत काम करते हैं? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और ये किसके तहत काम करते हैं? विधि द्वारा उचित प्रक्रिया। ठीक है। इसमें शक्तियां व कार्य संसद बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती। और यहां पर
यहाँ पर सीमित शक्तियाँ हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? राज्यों के पास। तो यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है, तो सीमित शक्तियाँ हैं। क्यों? क्योंकि लिखित है। ठीक। और यहाँ पर क्या है? संवैधानिक, आपराधिक, दीवानी, सारे मामले आते हैं यहाँ पर। ओनली संवैधानिक। यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, राज्य की अलग है और केंद्र की अलग। तो ये रहा आपका क्या? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट उसमें हम लोग इसी का अधीनस्थ न्यायालय पढ़ेंगे। फिर दो टॉपिक और पढ़ेंगे, एक है न्यायिक सक्रियता और दूसरा है क्या, जो PIL है, जनहित याचिका। ये दो टॉपिक और कवर करेंगे, तब जा करके ये जुडिशरी समाप्त होगी। जैसे आपको पढ़ाए हैं वैसे ही पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट के उसमें सब कुछ निर्णय संसद करेंगे, विधि बनाकर करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट के उसमें जो भी निर्णय होगा वो कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो ये जरा थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। धन्यवाद।